तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका व ब्रिटेन में कितने दल की व्यवस्था है? इसका उत्तर है, अमेरिका व ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। हालांकि और भी छोटे मोटे दल है, पर वर्चस्व दो पार्टियों का है। अगला प्रश्न है, राज्य का राजनीतिक दल बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश में किसी पार्टी ने अगर हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक दल बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसका उत्तर है, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6%, मतलब 100 वोट अगर पड़ते हैं तो उसका 6% या अधिक हासिल करता है, वह कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करता है, वह राज्य का राजनीतिक दल कहलाता है। तो मोटा मोटा याद रखना है कि विधानसभा चुनावों में उस पार्टी को 6% वोट, टोटल वोट का 6% या उससे ज़्यादा वोट और 2 सीटें जीतनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार आता है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने खुद फेस किया है। मतलब उसने राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या अर्हताएं हैं? तो इसका उत्तर है, कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इसके हिसाब से 2006 में देश भर में 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या अर्हता है? कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा राज्य के जो विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% अगर हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इसके हिसाब से 2006 में देश भर में 6 राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त दल थे। मतलब उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने में प्रयास किया। वैचारिक रोजगार में मध्यमार्गी, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को एजेंडा बनाया। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। मतलब मेन इसकी जिस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका पुराना नाम जनसंघ था, जनसंघ नहीं था, जनसंघ था। ठीक है, ये नाम पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या था। कई बार क्वेश्चन में मैंने खुद फेस किया। तो जनसंघ 1980 में बनी थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 1980 में बनी थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व प्रमुख तत्व इसका क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व, मतलब हिंदू के ऊपर फोकस करती है ये पार्टी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता की हैसियत से पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी, इसका पुराना नाम जनसंघ था, 1980 में बनी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व प्रमुख तत्व, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता की हैसियत से पार्टी 1958 में सत्ता में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश के काशीराम ने 1984 में से बनाया था। तो बहुजन समाजवादी पार्टी किसने बनाई थी? मध्य प्रदेश के काशीराम ने 1984 में बनाया था। यह पार्टी जो है साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, राधास्वामी नायकर व बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने बनाई थी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के काशीराम ने 1984 में बनाई थी और इसके विचारों से प्रेरणा लेकर बनाई थी। एक तो साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, राधास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। तो पार्टी से रिलेटेड डिटेल कभी भी पूछी जा सकती है कि इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। कई बार क्वेश्चन मैंने खुद फेस किए, तो तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ किया जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर है, मार्क्सवादी CPIM 1964 में स्थापित साम्राज्यवाद व सांप्रदायिकता विरोधी, वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा में मजबूत है। यह पार्टी पूंजी व सामान की मुक्त आवाजाही देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में गठित, इलाहाबाद व सांप्रदायिक विरोधी
1964 में फूट पड़े थे इसमें, 1964 में फूट पड़े थे इसमें, और माकपा से अलग हुई थी। केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 2004 में लोकसभा में 1.4% वोट और 10 सीटें जीती थी। तो ठीक है, याद रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो फिर से क्वेश्चन पर लेते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मार्क्सवादी CPIM 1964 में स्थापित, साम्राज्यवाद व सांप्रदायिकता विरोधी, वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा में मजबूत। CPIM कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पे, केरल में और त्रिपुरा में मजबूत है। यह पार्टी पूंजी व सामान की मुक्त आवाजाही देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक थी। मतलब पूंजी और सामान की जो मतलब मुफ्त में आवाजाही होती थी, उससे रिलेटेड जो नई आर्थिक नीति उसकी आलोचना उन्होंने की थी कि मतलब टैक्स वगैरह लगने चाहिए इसके ऊपर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में गठित इलाहाबाद व सांप्रदायिकता विरोधी पार्टी थी। 1964 में इसमें फूट पड़ी थी, माकपा से अलग हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किससे अलग हुई थी? माकपा से। 1964 में केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 2004 में लोकसभा में 1.4% वोट और 10 सीटें जीती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है कांग्रेस में विभाजन के बाद 1999 में बनी थी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, संतता, सामाजिक न्याय, संघवाद में आस्था। या पार्टी सरकार के प्रमुख पद को सिर्फ भारत में जन्मे लोगों के लिए आरक्षित करना चाहती थी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संबंध में ये अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये अलग है। ठीक है, तो याद रखना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कांग्रेस में विभाजन के बाद में कांग्रेस से अलग हुई थी और उसने बनाई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में विभाजन के बाद 1999 में बनी लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, संतता, सामाजिक न्याय, संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पद को सिर्फ भारत में जन्मे लोगों के लिए आरक्षित करना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है लेबर पार्टी व कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ की प्रमुख पार्टी है? तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ की प्रमुख पार्टी है? ये ब्रिटेन की पार्टी है। तो ब्रिटेन की प्रमुख पार्टी कौन है? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का नाम कई बार न्यूज़ में आता ही रहता है कि लेबर पार्टी। तो कहाँ से संबंधित है? तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। और कंजर्वेटिव पार्टी। अगला है लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम। क्वेश्चन है लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था पाई जाती है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, बेहतर फैसले आते हैं। टकराव की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब लोकतंत्र के फायदे यहाँ पे बताएंगे कि लोकतंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं। और उसने क्या लोकतांत्रिक सरकार में विधायिका का वर्चस्व पाया जाता है? उत्तर लोकतांत्रिक सरकार में विधायिका का वर्चस्व नहीं पाया जाता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। क्या लोकतांत्रिक सरकार में विधायिका का वर्चस्व पाया जाता है? उत्तर लोकतांत्रिक सरकार में विधायिका का वर्चस्व नहीं पाया जाता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। अगला है लेसन 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत 2 क्लास 10th से रिलेटेड है ये, भूगोल। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 क। तो संविधान की किस भाग के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया? मूल कर्तव्य किस भाग में है? इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यह है पूछना। तो भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। और इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है? ऊपर भाग पूछा गया है कि किस भाग के अंतर्गत है, भाग 4। तो यहाँ पे पूछा गया है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 51 क, 51 क। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 क में।
लेसन 1 संसाधन व विकास। क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है। तो कई बार बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको गलत करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, हम इन क्वेश्चन को बड़ा इजी समझते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने डाले कि पर्यावरण में संसाधन किसे कहते हैं। केवल क्वेश्चन पूछ लिया संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन डाली जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन कहलाती है। अगला प्रश्न है संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है उत्पत्ति के आधार पर, जैव व अजैव। दूसरा समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय व अनवीकरणीय। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो क्या क्वेश्चन है कि संसाधनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव और अजैव पदार्थ। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय, जिन्हें हम मतलब फिर से बना सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जिन्हें हम फिर से बना सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसे दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथे विकास के स्तर के आधार पर, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोश। अगला प्रश्न है जैव वस्तुओं में हम किन्हें शामिल करते हैं जैव संसाधनों में। तो इसका उत्तर है इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, वह इनमें जीवन व्यापक है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन आदि। अगला क्वेश्चन है अजैव संसाधन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है अजैव संसाधन में वे सारे संसाधन आते हैं जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, जैसे चट्टानें व धातुएं। जैव मतलब जीवित और अजैव मतलब अजीवित, मतलब निर्जीव। अगला प्रश्न है समाप्यता के आधार पर कौन से संसाधन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन या पुनः पूर्ति के संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्या हैं। तो सौर व पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्या है। इसका उत्तर है सौर व पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 9000 है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है अनवीकरणीय संसाधन विकास में लंबे वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज व जीवाश्म ईंधन इसमें आते हैं, इसको बनाने में लाखों वर्ष लगते। कुछ संसाधन जैसे धातु में पुनः चक्रीय है, कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय के बाद प्रयोग के साथ खत्म हो जाते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन विकास में लंबे वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज व जीवाश्म ईंधन इसमें आते हैं, इसको बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं। कुछ संसाधन जैसे धातु में पुनः चक्रीय क्रियाएं उपलब्ध है, कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय, एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, बहुत जल्द जो है नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा। और करंट अफेयर की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो भी मतलब 1 साल के करंट अफेयर को क्लब करने में जो है हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है। तो अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करंट अफेयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के साथ साथ।
चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। लाइक ज़रूर करना यार, ये एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है। अगर अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।